वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं, ये अध्याय 4 है हिस्ट्री का क्लास 7 का। इसका जितना भी महत्वपूर्ण नोट्स है, पॉइंट्स है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। बाबर 1526 से 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सांग राजपूत और उनके समर्थकों को हराया और दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। कौन? तो बाबर। ओके। हुमायूं। हुमायूं पिता की वसीयत में एक प्रांत मिला। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में पराजय किया। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके बाद है अकबर। अकबर 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 1556 से 1570 के मध्य मालवा और गोंडवाना में सैन्य अभियान चलाए और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 से 1585 के मध्य सैनिक अभियान किया। गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर पश्चिम कंधार, कश्मीर, काबुल, दक्कन, अहमदनगर। ओके। इसके बाद है जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगल की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद है शाहजहां। दक्कन में सैन्य अभियान, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया। ओके। नेक्स्ट आता औरंगजेब 1658 से 1707। उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगल के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मुगल साम्राज्य 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे अपने राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसके बाद है मुगल कौन थे? तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलावाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियाँ मुगलों की प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उसके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ओके। इसके बाद आती है आइए देख लेते हैं। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया। ओके। इसके बाद है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों को कर दिया जाता था। इसके बाद है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उस शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिसमें उसकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूतों उसका एक बड़ा उदाहरण है।
अनेकों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। इसके बाद है मनसबदार और जागीरदार। तो आइए देख लेते हैं। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, ओके, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ओके। इसके बाद है मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं कर रख पाया, जिसके कारण किसानों को अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ओके। इसके बाद है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, ओके, मुगलों की एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्वमंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1517 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक शुभ प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। इसके बाद है अकबर। अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। पहला है अकबरनामा अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरा है अकबर के शासनकाल की घटना का विवरण देती है। तीसरा ऐन अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है, ओके। तो अकबर की नीतियाँ को जानते हैं। अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर ऐन अकबरी में मिलता है। साम्राज्य की प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासन सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्श यानी कि सैनिक वेतनकारी, सदर धार्मिक और धर्माएं किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। इसके बाद जब फौजदार यानी सेनानायक और कोतवाल यानी नगर का पुलिस अधिकारी का अबुल फजल ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासक दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।